चौथी पांचवी सीट पे बिठाया गया, बहुत समय कम बोलने के लिए दिया गया। जो फोटो में भी मैंने देखा कि वो एक साइड में हैं। ट्रेडिशनल वोटर जिसको कोर वोटर कहते हैं आरएलडी का, वो उनके साथ पूरी ताकत के साथ नहीं आ रहा था, वो दूसरी तरफ जा रहा था। लोग हैं अल्पसंख्यक के, उनको काफ़ी ये शिकायत हो रही है कि ना तो स्टेज पे उन्हें बुलाया जा रहा है, ना किसी भी पोस्टर में और उसमें किसी का चेहरा भी दिखाया नहीं जा रहा है। ये मेरा ज़ाती फैसला है और मैं इस पर खड़ा हूँ, और मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ जयंत जी का। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। वोटिंग की तारीखें धीरे धीरे नज़दीक आ रही हैं, चुनावी घटनाक्रम भी तेज़ होता जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक रैली कर चुके हैं, आगे उनकी और रैलियां लगी हुई हैं। मेरठ में जो कल की रैली थी वो थी चौधरी चरण सिंह के सम्मान में, चुनावी रैली भी थी क्योंकि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न भी कल ही दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी मेरठ में उनकी रैली करने गए। मेरठ कर्मभूमि भी रही है चौधरी चरण सिंह की। अब जयंत चौधरी भारत रत्न मिलने के साथ ही साथ शामिल हो गए थे बीजेपी के साथ, गठबंधन कर लिया था लोकदल का। अब उसके बाद कुछ लोग उनके साथ रहे और कुछ साथ रहते हुए भी चुप हो गए। उनसे सवाल भी पूछते रहे कि जिस सेक्युलर राजनीति की बातें आप लोग करते थे, अब उस सेक्युलर राजनीति की बातों का क्या हुआ। तो आज सुबह 7 बजे के करीब हमें मैसेज आया शाहिद सिद्दीकी साहब का, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आरएलडी के यानी जयंत की पार्टी में नंबर 2 की हैसियत से लगभग थे। उन्होंने उस मैसेज में बताया कि उन्होंने आरएलडी से इस्तीफा दे दिया, उनकी अंतरात्मा गवारा नहीं करती कि वो बीजेपी के साथ रहे। तो एक झटका लगा है। जयंत जो कहते रहे कि वो अपने सेक्युलर वैल्यूज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, भले वो बीजेपी के साथ चले गए। हमारे साथ शाहिद सिद्दीकी साहब हैं। शाहिद सिद्दीकी साहब को आप जानते हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं, अभी भी लिखते पढ़ते रहते हैं। पत्रकार को तो पत्रकार रहता ही है ज़िंदगी भर। पॉलिटिक्स भी करते रहे, वाइस प्रेसिडेंट थे आरएलडी के, राज्यसभा सांसद भी रहे, कांग्रेस के माइनॉरिटी विंग के चीफ रहे, बसपा में भी रहे, तमाम राजनीतिक दलों में इन्होंने काम किया है। सर क्या हुआ बड़ा मतलब आपने ये फैसला लिया जब इसकी उम्मीद नहीं थी। हम लोग को लग रहा था कि जब जयंत का गठबंधन हुआ तब आप छोड़ेंगे, और रैली के बाद छोड़ने का मतलब टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहा है। पहले वो बताइए और क्यों छोड़ा। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो गठबंधन मेरे लिए भी अचानक था, और गठबंधन का फैसला करने के बाद 15-20 दिन लगाए जयंत जी ने ये फैसला लेने में, क्योंकि इस बीच बात चलती रही कि वो ऑफिशियली अनाउंस हुआ गठबंधन। तो मेरे लिए अभी गठबंधन अनाउंस नहीं हुआ, मैं छोड़ दूं, वो ठीक नहीं था, पहली बात। दूसरी बात ये कि उस समय चौधरी चरण सिंह जी को, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, जिनके साथ मैंने काम किया था एक बिल्कुल कब रिपोर्टर की तरह, मैं उस वक्त उनसे जुड़ा था और उनके साथ कई इंटरव्यू मैंने किए चौधरी साहब के। तो उनको जो भारत रत्न दिया गया, उस समय मैं पार्टी छोड़ता तो ऐसा लगता जैसे मैं उनका अपमान कर रहा हूं, भारत रत्न दिए जाने का विरोध कर रहा हूं। मैं वो नहीं चाहता था कि मैसेज जाए। तीसरी बात ये थी कि चौधरी साहब के लिए मेरा अजीत सिंह जी से मेरा बड़ा कम संबंध था, और जयंत के लिए मेरे दिल में बड़ा मोहब्बत और प्यार है, और मैं ये समझता था कि बचपन से उन्हें जानता हूँ, मैं समझता था कि वो सेकुलर राजनीति को लेके चलते हैं। तो इन हालात में फौरी तो फैसला मैं नहीं करना चाहता था, सोच समझ के ठंडे दिल से फैसला करना चाहता था। लेकिन अब इस वक्त इसलिए मैंने फैसला, ज़्यादा कारण है कि अब तक सवाल राजनीति का था, अब तक सवाल शाहिद सिद्दीकी या जयंत चौधरी का था, अब सवाल आ गया देश का। और जब देश के लोकतंत्र पे हमला होता है, जब देश के संविधान पे हमला होता है, तो फिर सवाल हमारा व्यक्तिगत नहीं रह जाता, फिर बड़ा सवाल हो जाता है। और उस बड़े सवाल में मैं अब बिल्कुल मैं समझता हूं कि आज पाप होगा कि हम खामोश रहें और विरोध ना करें इस लोकतंत्र के ऊपर होने वाले हमले का। देखिए, मैंने इमरजेंसी भी देखी है, मेरे पिताजी भी जेल गए थे, मैं भी जेल गया था इमरजेंसी में। तो इमरजेंसी के बाद इलेक्शन हुआ था, इंदिरा गांधी ने इलेक्शन 1977 में कराया। वो इलेक्शन बावजूद इसके कि इंदिरा गांधी ने बड़ा जुल्म ढाया था, सबको जेल में डाला था, लेकिन इलेक्शन ईमानदारी से कराया था। उस इलेक्शन में इंदिरा गांधी भी हार गई थी, संजय गांधी भी हार गए थे, यूपी के अंदर एक सीट नहीं मिली थी कांग्रेस पार्टी को। तो उस वक्त भी इलेक्शन में बेईमानी नहीं की गई। तो एक बार जब मैच शुरू हो जाता है
उस वक्त अंपायर का अधिकार नहीं है बेईमानी करने का। हम पाकिस्तान से मैच खेलते हैं तो हम पाकिस्तान के कितने विरोधी हों, लेकिन जब मैच होता है तो मैच में हिंदुस्तान का अंपायर पाकिस्तान के साथ भी बेईमानी नहीं कर सकता। पब्लिक भी पसंद नहीं करेगी। इंडिया भी मेरिट पे हराता है, मेरिट पे, अच्छे खेल से हराता है भारत पाकिस्तान को अपने दम है हमारे अंदर, हम हराते हैं। तो अगर भाजपा में दम है वो हराए अपोजिशन को, लेकिन इस तरह से अंपायर को बदल देना या पैर में जंजीर डाल आप देना। ये कह रहे हैं कि चुनावी प्रक्रिया है वो पारदर्शी नहीं है? नहीं, इस वक्त जिस तरह से मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर केसेस लाद दिए गए हैं, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के 15-16 साल से जो इनकम टैक्स के सारे मामला थे उनको निकाल के उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज करने की कोशिश हुई, उनको फंसाने की कोशिश हुई। तो ये ऐसा है कि जैसे आप कह रहे हो कि मेरे साथ रेस करो, बिल्कुल बराबर की रेस करेंगे, लेकिन तुम्हारे पैर में जंजीर डाल दूंगा। तो पैर में बेड़ी डाल के आप रेस कर रहे हो तो कैसे होगा? ये देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं। मैं एक बात जानता हूं, राजनीति में समझौता करना पड़ता है। जो ये कहे मैं समझौता नहीं करता, झूठ बोल रहा है। समझौते सब राजनीति करने पड़ते हैं, लेकिन समझौते की एक लिमिट होनी चाहिए। एक आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है कि इतना करूंगा, इसके आगे नहीं करूंगा। तो मेरा हमेशा उसूल रहा है कि जब देश का सवाल आता है तो मैं समझौता नहीं करता, न कभी करूंगा। इसलिए मुझे दिक्कत आती है। और मैंने आज जो त्यागपत्र दिया वो इसीलिए कि मुझे लग रहा है कि एनडीए देश के साथ समझौता कर रही है, देश के लोकतंत्र के साथ समझौता कर रही है। आपकी जैन से बात हुई? नहीं, मेरी बात नहीं हुई। मैसेज मैंने दे दिया था, उनका मैसेज आया था कि मिलेंगे, बात करेंगे। तो उनका कोई मैसेज आया नहीं, बात करेंगे। उन्हें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा उनसे एक पारिवारिक संबंध है और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। और लेकिन इस समय मैं समझता हूं कि मैंने उनके विरोध में कोई फैसला नहीं लिया। मैंने अपने ज़मीर के हक में फैसला लिया है। और मैं समझता हूं कि भाजपा के अंदर जितने लोग बैठे हैं उनसे मैं तवक्को करता हूं कि वो अटल जी ने जो कहा था राजधर्म, उसको निभाएंगे। तो आज मैं सिर्फ अपने से नहीं, सिर्फ जैन से नहीं, बल्कि भाजपा में जो मौजूद लोग हैं उन लीडरों से भी कहता हूं कि भाई उठ खड़े हो, आवाज़ उठाओ। क्योंकि सवाल अब एक सत्ता में आने और जाने का नहीं है। पार्टियां आती जाती रहती हैं, लेकिन देश रहता है और देश का लोकतंत्र और देश का संविधान रहना चाहिए। वो रहेगा तो बाकी सब रहेगा, वरना कुछ नहीं रहेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि जयंत अपना राजधर्म नहीं निभा रहे हैं? नहीं, मैं जयंत की बात नहीं कर रहा हूँ। जयंत के तो सत्ता में नहीं है। मैं तो जो सत्ता में है उनकी बात कर रहा हूँ। वो तो सिर्फ एनडीए का भी बहुत छोटा सा हिस्सा बने हैं। 2 सीटें उन्हें कुल मिली है, तो 2 सीटें में वो क्या कर लेंगे? अगर वो जीत भी जाएंगे तो क्या करेंगे, वो मेरी समझ में नहीं आता। सर, जब जयंत चौधरी बीजेपी के साथ जाने की तैयारी कर रहे थे जी, तो क्या वो उनका फैसला लोकतांत्रिक था? मतलब क्या उन्होंने शाहिद सिद्दीकी जो उनके पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट थे उनसे चर्चा की? नहीं, उन्होंने किससे चर्चा उन्होंने नहीं की? यशवीर जी से चर्चा की जो कि कैंपेन कमेटी मुझे औरों का पता नहीं, और मुझे औरों का पता नहीं। मुझसे तो चर्चा, मैं उनके पास गया टाइम लेके, मैं उनसे बात कर रहा था कि क्या करना है, हमें कैसे आगे लड़ाई लड़नी है। तो उन्होंने कहा ज़रा सा बीच में रुक जाइए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं अब सारी प्लानिंग कर रहा था कि आगे हमें कैसे पार्टी को लेके जाना है। उन्होंने कहा रुक जाइए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ इससे पहले कि आप मुझे सारा ये बताएं। तो मैं क्या बोले, वो हमारा समझौता हो गया है बीजेपी से और हम उनके साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं और हम उनके साथ देंगे और हम एनडीए में शामिल हो रहे हैं। और चौधरी साहब को जो है वो भारत रत्न देने का फैसला हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है, ये आपका फैसला है, मुझसे तो मशवरा कुछ इसमें हुआ नहीं। आप जो ठीक समझते हैं, आपकी पार्टी है, आप कीजिए। तो वो मेरे लिए बहुत शौक था, तो मैं फौरी तो रिएक्शन में दे नहीं सकता था, क्योंकि मैंने जीवन में सीखा है कि बहुत गलतियां मैंने की हैं और फौरी नाराज़गी दिखा के, फ़ौरन रिएक्शन दे के मैंने बहुत अपने पार्टियों को नाराज़ भी किया है। तो इसलिए मैं ज़रा आराम से, मैंने ठंडे दिल से फैसला करना चाहता था। जी, फैसला करना था ठंडे दिल से। जी। इस बीच जब से फैसला हुआ, जयंत चौधरी ने कहा कि वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे, सीटों के समझौते में क्या जो पार्टी के बाद में मीटिंग्स हुई कि राज्यसभा में किसको समर्थन करना है, नहीं करना है विधायकों से, क्या बीजेपी के साथ जाने के बाद शाहिद सिद्दीकी जयंत चौधरी की स्कीम ऑफ थिंग्स में थे? क्या रणनीति बनाने में, निर्णय लेने में आपसे जवाब सवाल या फिर चर्चा हो रही? नहीं, मैं कहीं नहीं था। टिकट उन्होंने जिनको दिए वो अपने फैसले किए, जो प्रोग्राम बने हैं वो गए हैं। मैं उसके बाद सिर्फ एक बार पार्टी ऑफिस गया हूँ। उस दिन कुछ मेरे क्षेत्र के लोग बिजनौर के आए थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे अंदर ऐसा आप आ जाइए। तो गया था मैं,
वरना ना मैं पार्टी में गया, ना किसी प्रोग्राम में गया, ना किसी कैंपेन में गया, ना मुझसे जैन जी ने कहा कहीं आने को। मुझे तकलीफ़ एक चीज़, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं, उसकी नाराज़गी नहीं, एक बात की तकलीफ़ है मुझे कि मैं, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी से मेरा एक संबंध रहा और मैंने उनका उस वक्त भी ज़बरदस्त समर्थन किया था चौधरी साहब का, जब वो प्रधानमंत्री बने थे और कांग्रेस की मदद से प्रधानमंत्री बने थे, तो उस वक्त मैंने उनका बड़ा समर्थन किया था। तो जब उनको भारत रत्न देने का, सम्मान देने का फंक्शन हुआ राष्ट्रपति भवन में, तो मुझे उम्मीद थी कि कम से कम मुझसे कहेंगे कि आप आइए इसमें, क्योंकि वो एक राजनीतिक फंक्शन नहीं था, वो किसी पार्टी का नहीं था। तो उसका भी मुझे इत्तला नहीं मिली, मुझे ना बुलाया गया, ना कहा गया मुझे। तो मुझे उसकी तकलीफ हुई, क्योंकि वो मेरा चौधरी साहब के साथ एक पारिवारिक संबंध था, तो मुझे उसका एक तो आपको, क्या मैं ये कहूँ कि ऐसा माहौल भी हो गया था कि जयंत को लगा कि अब शाहिद सिद्दीकी की जरूरत नहीं है बीजेपी के साथ जाने हो के सकता बाद? है, क्या हो लग रहा सकता था है। आपको, ऐसा फील नहीं, हो रहा था? वो मुझे तो है, लेकिन मैं पार्टी के अंदर जो और दूसरे लोग हैं अल्पसंख्यक के, उनको काफ़ी ये शिकायत हो रही है कि ना तो स्टेज पे उन्हें बुलाया जा रहा है, ना किसी भी पोस्टर में और उसमें किसी का चेहरा भी दिखाया नहीं जा रहा है। मोदी जी का और इनका ही बड़ा बड़ा होता है और बाकी जितने लीडर हैं उनका होता है। भाजपा के लीडरों के साथ जो हमारे कैंपेन भी चल रहा है, भाजपा के साथ बिल्कुल एकजुट होकर चल रहा है। और कहीं भी जो मुसलमान जो जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमने बड़ी मेहनत करके पिछले 6-8 साल में मुसलमानों को जोड़ा था, वरना मुसलमान राष्ट्रीय लोकदल के साथ बिल्कुल नहीं था, समाजवादी के साथ थे, लेकिन हमने उनको जोड़ा, उस पर मेहनत की और उनको यकीन दिलाया कि ये, हर जगह एक सवाल पूछा जाता था हमसे कि ये दोबारा तो नहीं चले जाएंगे, हम कहते थे सवाल ही पैदा नहीं होता, हरगिज़ नहीं होगा, हम आपको वचन दे रहे हैं। मतलब पहले चर्चा होती थी कि जैन जाएंगे, जैन ने भी कहा मैं चवन्नी नहीं पलट जाऊंगा, तो आप भी लोगों को यकीन दिलाते रहे कि जैन बहुत मैं दिलाता रहा। मैंने कई मुस्लिम्स की यहाँ पे भी मीटिंग दिल्ली में की, जैन जी को बुलाया, लोगों ने मुझसे सवाल पूछा जो बड़े महत्वपूर्ण मुसलमान लीडर हैं, तो मैंने यही कहा कि मैं आपको इस बात का वचन दे सकता हूँ कि मैं जानता हूँ जैन जी को अच्छी तरह से, वो हरगिज़ विचारधारा से सेकुलर हैं, वो कोई मौका परस्त नहीं है, खुद उन्होंने कहा। लेकिन जो मुस्लिम विधायक है आपकी पार्टी के, वो तो अभी भी लोकदल के साथ हैं। अब विधायकों की अपनी मजबूरियां होती हैं, वो विधायक ही बड़ी मुश्किल से जीत के आते हैं, तो अगर छोड़ेंगे तो उनकी विधायकी चली जाएगी, तो बैठे हैं अपनी जगह पर। अब वो उनका फैसला है। मैंने इसलिए अपना फैसला करने से पहले ना किसी से मशवरा किया, ना किसी से मैंने कहा कि आप आ जाओ। बहुत मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि साहब आपने हमसे क्यों नहीं कहा, हम भी छोड़ते हैं। मैंने कहा ना, ये मेरा ज़ाती फैसला है और मैं इस पर खड़ा हूँ, और मेरा कोई, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ जयंत जी का, मैं सिर्फ, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता, मेरी आत्मा गवारा नहीं करती, इसलिए मैंने फ़ैसला लिया। अब बाकी विधायकों का फ़ैसला है, क्या कहते हैं वो। जब आपने इस्तीफा दे दिया, मीडिया में खबर आ गई, सोशल मीडिया पर चल रहा है जी, उसके बाद जयंत चौधरी का कोई मैसेज, फ़ोन? नहीं, मेरे पास नहीं आया कोई बातचीत नहीं, कोई बातचीत किसी के वाया संदेश नहीं, कुछ भी नहीं। मैं भी मुसलसल फ़ोन पे हूँ या बिज़ी हूँ, अगर कुछ आया हो। एक आध पार्टी के जो लीडर हैं उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझे फ़ोन किया कि भाई साहब हम आपके साथ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे दिल को भी कल वहाँ की मीटिंग में जो जिस तरह का था माहौल, वो हमें अच्छा नहीं लगा। किस तरीके के माहौल की बात करते हैं? जो भाषण हो रहे थे और मुझे जैसा बताया गया कि जैन जी को भी जो सम्मान मिलना चाहिए था मिला नहीं, उन्हें मुख्यमंत्री के बराबर बिठाना चाहिए था। जब उनके दादा के नाम पे हो रहा है, जब ये पूरा जो था, ये चुनावी मीटिंग नहीं थी, ये मीटिंग चौधरी चरण सिंह के को सम्मान करने की मीटिंग थी। तो उस सम्मान में सबसे पहला जो आज बराबर में बैठना चाहिए था, बल्कि बीच में बैठना चाहिए था मुख्यमंत्री के और प्रधानमंत्री के, वो जैन जी को बैठना चाहिए था। लेकिन जैन जी को चौथी पांचवी सीट पे बिठाया गया, बहुत समय कम बोलने के लिए दिया गया। जो फोटो में भी मैंने देखा कि वो एक साइड में हैं, बाकी लोग करीब हैं, तो वो कुछ अच्छा नहीं लगा। जैन, आपको क्या लगता है, आप इतने करीब थे, जैन बीजेपी में जाने की वजह क्या थी? क्या उनको लगा? देखिए, मैं जैन को कसूरवार नहीं ठहराता, उनकी मजबूरी है। सत्ता में आपको इतनी छोटी पार्टी जब आप चलाते हो तो उस पार्टी को चलाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप सत्ता के बाहर हो, 2-4 साल तो चल जाता है, लेकिन 10 साल 15 साल आप सत्ता के बाहर हो तो आपके लोग आपको छोड़ के जाने लगते हैं, आपकी पार्टी ख़त्म होने लगती है। तो आप, क्योंकि लोग आज राजनीति में विचारधारा से नहीं आते हैं, आज कुछ पाने आते हैं, तो आप कुछ ना दे सको 5 साल 10 साल 15 साल,
तो फिर लोग आपसे हटते हैं। तो शायद मुझे लगता है कि जैन जी को लगा होगा कि मेरे पार्टी ख़त्म हो जाएगी नहीं, अब अगर तो बढ़ रहे थे 2017 में, सत्ताधारियों के साथ नहीं जाऊंगा। ना के बराबर विधायक थे, फिर 9 विधायक हो गए 2022 में सपा के साथ अलायंस में, खुद भी वो राज्यसभा चले गए, चुनाव हार गए थे, 2 चुनाव लगातार वो हारे, फिर समाजवादी पार्टी ने उनको राज्यसभा भी भेजा, तो अब तो ठीक चल रहा था मामला। नहीं, लेकिन सत्ता में रहना, और एक वजह और ये भी शायद है कि उनको जो वोट मिला बड़ा, वो उस इलाके का जो वोटर है उसका बड़े पैमाने पे मिला, लेकिन जो ट्रेडिशनल वोटर, जिसको कोर वोटर कहते हैं आरएलडी का, वो उनके साथ पूरी ताकत के साथ नहीं आ रहा था, वो दूसरी तरफ जा रहा था। तो उनको लगा कि वो अपना कोर वोटर छोड़ देंगे और समाजवादी पार्टी के साथ उनका इंटरव्यू, बहुत डिटेल इंटरव्यू किया, उन्होंने सारे सवाल पूछे हमने कि आपने नहीं, वो उनके साथ ज्यादती भी हुई थी थोड़ी सी, और वो खुश नहीं थे उस वक्त। तो ये है स्थिति। अब आगे क्या करेंगे शाहिद सिद्दीकी? शाहिद सिद्दीकी तो जो हमेशा करते आए हैं वो करेंगे कि देश में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए क्या कर सकते हैं। जो भी, मैं अब छोटा आदमी हूँ, मेरी जो भी छोटी सी मेरी हैसियत है, मैं लोकतंत्र को और संविधान को मजबूत करने के लिए काम करूँगा। देश का जो सेकुलर ढांचा है उसको मजबूत करने के लिए काम करूँगा। पुल बनाने की जो मेरी हमेशा जीवन रहा है, तो पुल बनाने की कोशिश करूँगा अलग अलग बरादरियों, जातों और धर्म के बीच में, क्योंकि राजनीति तो 2 दिन की है, सत्ता में कोई आता है जाता है, चलता रहेगा, ये भारत रहेगा, और इस भारत के अंदर हम सबको अपना धर्म निभाना है जो हमारा संविधान के लिए है, और जो सत्ता में है उन्हें अपना राजधर्म निभाना चाहिए। बस इतना मैं कहूँगा, बाकी तो पता नहीं क्या होगा। मैं तो अब तो मैं इसीलिए मैंने एक समय, एक कारण और था देर करने का, मैं नहीं चाहता था कि कहीं ये मैसेज जाए किसी तरह से भी कि मुझे कोई टिकट चाहिए, तो मैं टिकट की राजनीति नहीं कर रहा हूँ। अब मैं उस उम्र के उस हिस्से में आ गया हूँ जहाँ मैं टिकट की राजनीति नहीं करता, जहाँ मैं जो कुछ मैंने आज तक कमाया है, थोड़ी बहुत इज्जत और सम्मान, उसको मैं बचा के रखना चाहता हूँ। और जो मैं समझता हूँ, जो इस देश ने अपने को बनाया, पूरी दुनिया में मैं घूमा हूँ और मैंने देखा है कि इस देश का सम्मान इसलिए है कि यहाँ पर ईमानदारी से इलेक्शन होता है। इतना बड़ा देश, 140 करोड़ की आबादी, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग रीजन, फिर ये एक है, फिर यहाँ पे इलेक्शन ईमानदारी से होता है, फिर यहाँ पे लोग आवाज़ उठाते हैं, फिर यहाँ पे इंदिरा गांधी जैसी ताकत को उठाकर फेंक दिया जाता है, राजीव गांधी 400 सीटें लेकर आते हैं, उसके बाद हार जाते हैं बुरी तरह से। तो ये कमाल का देश है। इस कमाल के देश को बनाए रखना जो है वो मेरी इस वक्त प्राथमिकता है, और मैं उस पे ही चलूँगा कि हिंदुस्तान जो है उसका इज्जत और सम्मान पूरी दुनिया में बना रहे। बाकी मोदी जी आते हैं, चले जाएंगे, कल को राहुल जी आएंगे, नहीं जाएंगे, मुझे उससे कोई गरज नहीं है। मेरी तरफ से मोदी जी दोबारा आ जाएं, राहुल जी आ जाएं, असल चीज़ ये है ये देश का लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। वो रहेगा तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सत्ता में आ रहा है। इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो देश को बनाते हैं, कोई व्यक्ति नहीं बनाते। इंस्टीट्यूशंस को मजबूत होना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस को मजबूत होना चाहिए, देश की संस्थाओं को मजबूत होना चाहिए। तो शाहिद सिद्दीकी साहब को सुना, जिन्होंने आरएलडी के वाइस प्रेसिडेंट पद से, उपाध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा दे दिया है, और जयंत ने मान मनोबल की भी कोशिश नहीं की है। तो क्या संकेत है कि क्या जयंत चाह रहे थे कि ये चले जाएं, या ऐसे लोगों की ज़रूरत अब आरएलडी में नहीं रही? अब जयंत भी चुनावी राजनीति में हैं, 2 सीटें लड़ रहे हैं, बागपत और बिजनौर की। अब जनता को अगर उनका फैसला सही लगेगा तो जनता उन्हें चुनेगी, उनके कैंडिडेट को वोट देगी। नहीं लगेगा तो चुनाव हार जाएंगे वो, उनको जनता हरा देगी। लोकतंत्र में तो अंत में फैसला जनता की उंगली में होता है। सहयोगी शायन के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।